हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है पहले वो समझते हैं। हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, सपोज ये वेक्टर है x, ये वेक्टर है y। अगर हमें x और y को ऐड करना, ये दो 90 डिग्री पे लिए मैंने वेक्टर लाइक दिस। अगर हम इनको ऐड करें तो पैरेललोग्राम मेथड यूज करते थे हम और ऐसे ऐड कर देते थे। अब हमने क्या करना है कि इसका उल्टा, हमें सपोज ये वाला वेक्टर पता है, अब इसको तोड़ना है x में और y में। तो रेजोल्यूशन का मतलब है उसको तोड़ना, उसके पार्ट करना, उसके अलग अलग इन्फ्लुएंस को दिखाना। और हम ये जो रेजोल्यूशन कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे कर रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो इस वेक्टर को, सपोज ये वेक्टर A है, इसके हम दो पार्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, एक ये और एक ये। तो इसको कहते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब करते कैसे हैं वो देखिए। तो रेजोल्यूशन, सपोज ये एंगल थीटा है, मैं आपको थोड़ा बड़ा डायग्राम दिखाता हूं। ये एक वेक्टर है A और ये एंगल है थीटा, और ये हमने परपेंडिकुलर डाला ऐसे। सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब एक परपेंडिकुलर हमने y एक्सिस पे डाल दिया ऐसे। अब हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। x की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे हम। तो cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से देखिए आप क्या होगी। तो x डिवाइड बाई दिस मैग्नीट्यूड ऑफ A, और साइन थीटा विल बी y, ये y तो ये भी y, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A। यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू मॉड A cos थीटा और y इज इक्वल टू मॉड A sin थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली हम x और y को जब हम निकाल चुके हैं तो हम वेक्टर A को लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो x i कैप प्लस y j कैप। क्यों? क्योंकि x जो था वो अलोंग x एक्सिस था और y जो है वो अलोंग y एक्सिस है। तो वेक्टर A के हमने कंपोनेंट कर दिए x i कैप प्लस y j कैप। इसको अगर हम फिजिक्स के हिसाब से कहें तो मान लो ये एक फोर्स है, तो इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कितना इन्फ्लुएंस है, तो वो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट है। तो x एक्सिस में फोर्स का कितना कंपोनेंट है, कितना इन्फ्लुएंस है, तो वो cos वाला कंपोनेंट आ रहा है क्योंकि थीटा इधर पे है। तो ये आ रहा है आपका x एक्सिस कंपोनेंट और ये आ रहा है आपका y एक्सिस। तो हम लिख सकते हैं इसको x की जगह a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j। मैं मॉड A को सिंपली a लिख दिया। तो इस तरीके से हमने कंपोनेंट कर लिए वेक्टर A के। अब ये कंपोनेंट जो मैंने किया है, बार बार जब हम कंपोनेंट करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे ये सब करके। हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि जिस तरफ से एंगल बन रहा है वो cos कंपोनेंट हो जाता है। अगर ये वेक्टर A है तो इस तरफ cos कंपोनेंट आएगा, अगर मैं ये वाला थीटा लेता तो इस तरफ cos कंपोनेंट आता है। एग्जाम्पल करते हैं। सपोज ये कोई वेक्टर A है और ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। अभी मैं x y एक्सिस यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपली हमें मैग्नीट्यूड चाहिए सपोज इस कंपोनेंट का। तो मैं क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट चाहिए
तो मैं क्या करूंगा, इसके हेड से इस डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर डालूंगा लाइक दिस, और ये एंगल थीटा गिवन है। तो ए का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट होगा। याद रखिए आप, जिस तरफ से एंगल बन रहा है वो कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, कॉस कंपोनेंट। तो अगर ये ए है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। अगर आप निकालते तब भी आ जाता, इसको आप एक्स ले लेते, कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखते आप एक्स बाई ए, तो आ जाता। अब वाई दूसरा कंपोनेंट चाहिए हमें, आप इस रेक्टेंगल को पूरा कर लें तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो ए का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो होगा ए साइन थीटा। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में कि ऊपर वाला कॉस होता है या नीचे वाला कॉस होता है, नहीं, जिस तरफ से एंगल बन रहा होगा वो वाला कंपोनेंट हम कॉस में लिख देंगे। तो ए का ये वाला कंपोनेंट हो गया ए कॉस थीटा, ये वाला हो गया ए साइन थीटा। हम अगर ये वाला एंगल में आपको देता कुछ और तो उसके हिसाब से आप लिख सकते थे। मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको। फिलहाल में मैंने ए के कंपोनेंट कर दिए ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। मैंने यूनिट वेक्टर यहाँ पे नहीं दिखाए हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाए हैं वेक्टर के। आप चाहो तो इसको एक्स और वाई एक्सिस लेके यूनिट वेक्टर में लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ आपको। तो अगर ये ए है तो ये कॉस थीटा हो गया, ए कॉस थीटा हो गया, ये ए साइन थीटा हो गया। तो आपको याद ऐसे रखना है कि जिस तरफ एंगल गिवन है उस तरफ कॉस कॉम्पोनेंट जाएगा, चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो, लेफ्ट राइट, किसी भी तरफ हो। एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। सपोज ये एक फोर्स है एफ, आपसे कहा जाए कि फोर्स के कंपोनेंट करो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, और ये एंगल दे रखा है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। तो आप एंगल हॉरिजॉन्टल से दे रखा है तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कॉस में आ जाएगा। आप एग्जैक्टली दिखाना चाहते हैं लेंथ, तो आप क्या करते हैं, इसके हेड से परपेंडिकुलर डालते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो ये आएगा। तो ये कंपोनेंट कितना होना चाहिए बच्चों, एफ कॉस थीटा, यानी एफ कॉस 30। यहां पे वेक्टर एफ मत लिखना क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो मॉड एफ कॉस 30। यहाँ आपकी डायरेक्शन लगाने के लिए फिर हमें ये वाला यूनिट वेक्टर चाहिए पड़ेगा। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो मॉड एफ कॉस 30। दूसरा वाला कंपोनेंट आपको लिखना है तो इस रेक्टेंगल को पूरा कर लो। दूसरा कंपोनेंट इसका जो जाएगा वो इस तरफ जाएगा और ये होगा एफ साइन 30। आप देख रहे हैं कि ये जो दो कंपोनेंट हैं वो आपस में 90 डिग्री पे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, लोग सोचते हैं 90 डिग्री पे है तो ये एफ कॉस 30 हो गया, तो इस तरफ एफ साइन 30 क्यों नहीं है, ऊपर ही क्यों है। ध्यान रखना कि जो आपका ओरिजिनल वेक्टर है वो दोनों कंपोनेंट के बीच में ही आना चाहिए, बाहर नहीं चला जाएगा। तो एफ कॉस 30 और एफ साइन 30 इस तरह से होंगे कि ओरिजिनल वेक्टर उनके बीच में आना चाहिए, बाहर नहीं चला जाए। तो एफ साइन 30 इस तरफ नहीं हो सकता है, एफ कॉस 30 एफ साइन 30 ऐसा होगा। इनके यूनिट वेक्टर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैंने दिखाए। तो एफ के कंपोनेंट हमने कर दिया। अगर यही 30 डिग्री वर्टिकल से दिया होता तो ये वाला एफ कॉस 30 होता और ये वाला एफ साइन 30 होता। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मान लो मैं 60 वाला डिग्री वाला एंगल यूज करूँ तो मैं इसको क्या लिखता, मैं इसको लिखता एफ कॉस 60, क्योंकि इस तरफ से एंगल दिया है 60, तो ये हो गया एफ कॉस 60। तो ये वाला जो होगा वो एफ साइन 60 होगा। देखो आप वैल्यू तो सेम ही है, आप ये वाला एंगल यूज करें, ये वाला एंगल यूज करें, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही आएगा। तो आप ये वाला एंगल यूज करेंगे तो आप ये वाला कॉस कंपोनेंट लिखेंगे, ये वाला एंगल यूज करेंगे तो ये वाला कॉस कंपोनेंट लिखेंगे। तो जिस तरफ से एंगल आप यूज कर रहे हैं वो कंपोनेंट कहलाएगा कॉस कंपोनेंट। ठीक, सपोज ये वेक्टर P है, P के हमें कंपोनेंट करना है और अलोंग दिस डायरेक्शन करना है, और ये एंगल दे रखा है आपको 10 डिग्री। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर के हेड से इस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर डालेंगे लाइक दिस। तो इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट हमें मिल गया। तो ये एंगल 10 डिग्री है, तो ये वाला कंपोनेंट हमारा कितना होना चाहिए, P
cos 10 डिग्री। यहाँ पे वेक्टर p नहीं लिख देना, ऐसे नहीं लिखना है आपको, केवल p लिखना है, ऐसे मॉड p मतलब मॉड p लिखना है। मैं मॉड p को p लिख रहा हूँ, यहाँ पे वेक्टर p नहीं लिखना है आपको, तो p cos 10 डिग्री। दूसरा वाला कंपोनेंट मैंने कहा इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लो, तो दूसरा कंपोनेंट जो p का होगा, p का एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये होगा, तो ये वाला कंपोनेंट हुआ p sin 10 डिग्री, लाइक दिस। तो ये हमने कंपोनेंट कर दिए वेक्टर p के, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन। और एग्जांपल करते हैं हम लोग। सपोज एक इंक्लाइन है, ये 60 डिग्री है, एक ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइन पे। थोड़ा सा फिजिक्स में काम करते हैं, ये ब्लॉक का मास m है, तो आप सभी लोग जानते हैं इस पे जो ग्रेविटी लग रही है वो ऐसे लग रही है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटी का अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट कितना होगा, मतलब इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, तो हमें कौन सा एंगल चाहिए पड़ेगा फिर ग्रेविटी से इस डायरेक्शन के बीच का एंगल, यानी हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये हम निकाल सकते हैं, कैसे? ऐसे कंप्लीट करो, ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला जो एंगल है 30 आएगा और ये वाला एंगल 60 आएगा, लाइक दिस। तो 60, 90 और ये एंगल हुआ आपका 30 और ये एंगल हुआ फिर से 60, ये 90 डिग्री है। तो mg के जब हम कंपोनेंट करेंगे तो हम ऐसे कर सकते थे, या तो हम इसको मैंने 60 ले लिया, तो ये वाला कंपोनेंट होगा mg cos 60 और ये वाला कंपोनेंट हो गया mg sin 60। मैं 30 को यूज करके करता तो इसको लिखता मैं mg cos 30 और इसको लिखता mg sin 30। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी करें। मैंने दोनों बता दिया आपको कि अगर मैं 30 डिग्री यूज करके करूं तो इस तरफ कॉस कंपोनेंट होगा, अगर मैं 60 डिग्री यूज करूं तो इस तरफ वाला कॉस कंपोनेंट होगा। इस तरीके से हमने इस फोर्स के क्या कर दिए, कंपोनेंट कर लिए। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं। ये एक फोर्स है F1 और ये एक फोर्स है F2। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और एंगल्स ऐसे हैं। ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। आपको कंपोनेंट करना है F1 और F2 के अलोंग x एंड y एक्सिस, और फाइनली आपको F1 प्लस F2 को, पहले आपको F1 को दिखाना है इन टर्म्स ऑफ i कैप एंड j कैप, यानी समथिंग i कैप प्लस समथिंग j कैप। फिर आपको F2 को दिखाना है समथिंग i कैप प्लस समथिंग j कैप, लाइक दिस। इसके बाद फिर आपको F1 प्लस F2 निकालना है, F1 माइनस F2 निकालना है। ये काम आप लोग करेंगे। एक और होमवर्क, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये 5 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, और ये एंगल दे रखे हैं 37 डिग्री और दिस इज 60 डिग्री। पहले मैं आपको बता दूं 37 डिग्री जिनको नहीं पता है,
साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। ये एक ट्रायंगल है 3, 4 और 5 का ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइन 37 डिग्री इज 3/5। इसको आप cos 53 भी कह सकते हो, cos 53 डिग्री। और साइन 53 डिग्री इज 4/5। इसको आप साइन 37 भी कह सकते हो। ये अच्छे से याद रखें, जिनको नहीं पता है वो याद रखें इसको। साइन 37 इज 3/5, साइन 53 इज 4/5। याद रखना आसान है। साइन 37 छोटी वैल्यू होगी तो 3/5 होगी, 4/5 नहीं। साइन 53 बड़ी वैल्यू होगी तो 4/5 होगी, और कॉस में इसका उल्टा हो जाएगा। तो आप एक वैल्यू याद कर लें, साइन 37 इज 3/5, सो साइन 53 विल बी 4/5, और कॉस में उल्टा उसका। तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज यहाँ पे यूज करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। टोटल फोर्स कितना आ रहा है आई कैप और जे कैप में, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो पहले मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि एक वेक्टर में अगर एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। तो हम स्केलर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते थे और डायरेक्शन जो थी वो अनअफेक्टेड रहती थी। लेकिन अब हम कुछ अलग चीज़ पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं दो वेक्टर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो होता क्या है, दो वेक्टर को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके लिए सर्टेन रूल है, वो दो ही तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है। सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं वैसे वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो दो तरीके होते हैं वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के। एक कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में ही है। तो दो वेक्टर्स के बीच में अगर प्रोडक्ट करें और अगर रिजल्ट एक स्केलर आए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर की प्रोडक्ट करने से रिजल्ट भी एक वेक्टर आए तो उसको कहते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। तो फिलहाल में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज अ स्केलर। दो वेक्टर लिए मैंने, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल हमें पता है, सपोज थीटा। हमें करना है ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, हम एक डॉट लिखते हैं वहां पे। तो ए डॉट बी, इसका मतलब है ए और वेक्टर बी के बीच में स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं इस डॉट की वजह से। तो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है या स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसका रिजल्ट जो होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर हम दो वेक्टर ए और बी को डॉट प्रोडक्ट करें या स्केलर प्रोडक्ट करें तो उनका जो रिजल्ट होता है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो क्यों ज़रूरत हुई इसकी, ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए फिर हमें फिजिक्स में जाना पड़ेगा। ये तो हो गया मैथ्स। एक्चुअली आपने देखा होगा कि ये एक ब्लॉक है, सपोज ब्लॉक इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, ये एक ब्लॉक है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज फाइनली डिस्प्लेस ऐसे कर रहा है। तो आपको याद होगा हम जब वर्क डन निकालते थे तो हम कहते थे कि हमें तो फोर्स का वही कंपोनेंट चाहिए, वही फोर्स चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो इस केस में सपोज दिस एंगल थीटा, तो एफ का ये वाला कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ये वाला होगा एफ साइन थीटा। तो हमें कौन सी कंपोनेंट की जरूरत थी वर्क में, ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। तो अल्टीमेटली एक वेक्टर का इन्फ्लुएंस दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं और फिर उसको दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
जहाँ जहाँ ऐसी ज़रूरत पड़ती है, मैं फिज़िक्स में एक्चुअली ज़रूरत पड़ी तभी ये सब बनाया गया कि एक वेक्टर का इन्फ्लुएंस दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में निकाला गया, फिर दूसरी वेक्टर से उस इन्फ्लुएंस को मल्टीप्लाई किया गया। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एफ कॉस थीटा को एस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बी के इन्फ्लुएंस को यानी बी के कंपोनेंट को, कौन सा कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है ये वाला, तो कितना है वो बी कॉस थीटा, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से। इन अदर वर्ड्स ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में ले रहे हैं और फिर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से। तो एक वेक्टर का इन्फ्लुएंस दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन में लेके फिर उसको दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। इसकी ज़रूरत थी तभी ये बनाया गया। तो फिर हम कहेंगे ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसके एग्जाम्पल करते हैं हम। उससे पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे कॉस थीटा है तो थीटा की वैल्यू बदलने से ये प्रोडक्ट की वैल्यू बदलेगी। मतलब अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लूँ तो इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा आएगा। फॉर थीटा इक्वल टू 0 वी कैन से ए डॉट बी इज सिंपली मॉड ए मॉड बी बिकॉज कॉस 0 1। तो ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, आप कह सकते हैं जब थीटा की वैल्यू 0 हो। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए आपसे कहा जाए वर्क डन सबसे ज़्यादा कब आएगा, जब पूरा का पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो पहले से थीटा 0 है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू वहाँ पे आएगी। इसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि वैल्यू 0 भी आएगी। अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 ले लूँ, 90 डिग्री, अगर एंगल 90 डिग्री है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए बी कॉस 90 और कॉस 90 होता है 0, तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 आएगी। ये 0 है, देखना ये 0 वेक्टर नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो हम लिख रहे हैं या जो निकल के जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्केलर। एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड भी स्केलर है और राइट हैंड साइड भी स्केलर। ध्यान रखना कोई भी इक्वेशन या तो वेक्टर इक्वेशन होती है या स्केलर इक्वेशन होती है। अगर वो वेक्टर इक्वेशन है तो उसका हर टर्म एक वेक्टर होगा, अगर कोई इक्वेशन एक स्केलर इक्वेशन है तो उसका हर टर्म एक स्केलर होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई एक टर्म वेक्टर हो गया बाकी स्केलर हैं, कोई एक टर्म स्केलर हो गया बाकी वेक्टर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल। तो किसी इक्वेशन में सारे टर्म वेक्टर होंगे या सारे टर्म स्केलर होंगे, या तो इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन होगी या तो इक्वेशन स्केलर इक्वेशन होगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ए डॉट बी, ये एक स्केलर इक्वेशन है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ए डॉट बी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ए डॉट बी क्या है, जस्ट एक स्केलर है, एक मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे ए डॉट बी कैसा आ गया 0, तो यहाँ पे 0 वेक्टर नहीं लिखना है आपको, 0 लिखना है। इसके बाद थीटा की वैल्यू अगर मैं 180 डिग्री लूँ, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये वाला केस में ए और बी ऐसे हैं, इस वाले केस में ए और बी ऐसे हैं, इस वाले केस में ए और बी ऐसे हैं। तो 180 डिग्री जब हम करेंगे तो कॉस 180 कितना आएगा -1, तो वो सबसे कम वैल्यू आएगी डॉट प्रोडक्ट की। आप कह सकते हो माइनस मॉड ए मॉड बी। तो डॉट प्रोडक्ट की सबसे कम वैल्यू कब आएगी, जब वेक्टर कैसे होंगे, ऑपोजिट होंगे। कैसे होंगे, ऑपोजिट, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ऑपोजिट वेक्टर तो नहीं कह सकते, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो हम ये कहेंगे एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब हम कहेंगे कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो है सबसे कम आएगा। अगर 90 डिग्री पे है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ये चीज़ हम बार बार यूज़ करेंगे आगे जाके। इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0।